गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th ए एंड बी। मैंने ये पहले कभी नहीं बोला ना। ए एंड बी आज शायद पहली बार बोला है। कोई बात नहीं, आप सब मेरे लिए एक जैसे हैं, 10th के स्टूडेंट्स हैं, ए बी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट सम डेटा रिगार्डिंग इंडिया एंड इट्स नेबर कंट्रीज on based of GNI, life expectancy, literacy rate, HDI rank, and I also told to note this definitions or lines in your notebook. And this is human development report. If you comparison these all countries, you may know India is not in better position. और अगर हम इस तरह कंट्रीज से अपना कंपेरिजन करते रहेंगे तो हम कभी भी डेवलप्ड यूरोपियन नेशन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड या जापान, कोरिया के बराबर नहीं आ सकते, इवन चाइना के बराबर भी नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमें कहीं और खींच के ले जाती हैं। इनका जो दायरा है वो बहुत बड़ा होना चाहिए। आपकी सोच किस चीज़ पर डिपेंड करती है कि जो आपका नेशनल इनकम है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, लिटरेसी रेट है, अगर ये हम खुद ही अपना डेवलप कर लें, अच्छा कर लें, तो क्या हम ऊपर के जो टॉप कंट्री है उनके बराबर नहीं आ जाएंगे? ये तो अपने आप ही राइज हो जाएगा रैंक। सो बेसिकली दीज आर द पॉइंट्स। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं और आप उसमें देखेंगे कि सरप्राइज़ आपके लिए है कि आपके नेबरहुड में स्मॉल कंट्री श्रीलंका, जो कि इंडिया के साथ ही आज़ाद हुआ है उसके 1 साल बाद, और हम अपनी बात करें तो हमारी इतनी लो रैंक क्यों है कंट्री में। और नेपाल की भी कुछ पर कैपिटा कम है, लेकिन फिर भी वो एक्सपेक्टेंसी रेट में, लिटरेसी लेवल में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है इंडिया के लेवल पे। उसका एक रीज़न हमेशा कई बार आता है कि उस कंट्री की पॉपुलेशन कैसी है, उस कंट्री के अदर फीचर्स किस तरह से हैं, जोग्राफिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, वो ये चीज़ें जो हमारे यहाँ थोड़ी सी हार्ड हो जाती हैं, वो हमारे यहाँ लार्ज पार्ट ऑफ पॉपुलेशन रहती है वर्ल्ड की। तो वो सारी चीज़ें हैं। मैनी इम्प्रूवमेंट्स इन कैलकुलेटिंग HDI, सब लोग इस तरह के सजेशंस को प्रमोट करते हैं। कई न्यू कंपोनेंट्स को ऐड किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में, जिससे कि ह्यूमन डेवलपमेंट को मतलब डिफाइन किया जाए कि ये इस तरह से है, कि उनका डेवलपमेंट किस तरह से है। तो बेसिकली यही सारी चीज़ें थी। और आप हमेशा देखेंगे कि व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ डेवलपमेंट इज़ व्हाट हैपनिंग टू सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री। अगर आज के टाइम पे भी देखें, कोरोना आने के बाद से इंडिया की हालत में देखें तो आप टीवी पे जो देखते हैं वो तो सच में गंदगी है, कूड़ा है, डस्टबिन है, कुछ अच्छा आता ही नहीं है। अगर हमारे सिटीजन के साथ क्या हो रहा है, हैपनिंग टू अ कंट्री, ये चीज़ दिखाई जाए तो वो शायद बेहतर हो। राजनीति, सुशांत की डेथ, नेपोटिज्म, पता नहीं बहुत सारी चीज़ों में बात हो रही है, ठीक है वो हैं, वो उतने बड़े मुद्दे नहीं कि पूरी इंडिया के 1 अरब 30 करोड़ लोगों को साइड कर दिया जाए। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ डिस्कनेक्ट कर देना, सुशांत की मौत, सुशांत की मौत। अभी गलवान घाटी में जो हमारे 20 जवान मरे, या पुलवामा अटैक में इतने सारे लोग मरे, क्या आपने उनके फैमिलीज़ जो इतनी 50 to 100 जवानों की फैमिली है, क्या उनको आपने कभी कवर किया कि वो उनके बच्चे कैसे रह रहे हैं, उनकी बीवी कैसे रह रही है, क्या उनको नौकरी मिली, क्या वो अच्छे से खा पा रहे हैं? कभी किया? क्या आपने सिर्फ और सिर्फ SSR की डेथ को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया है, हॉट टॉपिक पूरे कंट्री में, जैसे कि पूरा बॉलीवुड ही जो है बिक गया है? ऐसा कैसे पॉसिबल है? मीडिया किस तरह का वर्क कर रहा है आज के इंडिया में? कोई लिमिट है क्या उनकी? बकवास चीज़ें बोलता रहता है सिर्फ और सिर्फ। 5 राफेल आने से क्या हम इतने मजबूत हो गए कि चाइना पाकिस्तान सबको हरा देंगे? जबकि ऑलरेडी हमारे पास सुखोई, मिराज और मिग जैसे विमान थे जिन्होंने 71, 90, 99, 65 हर तरह के वॉर लड़े हैं, जीते हैं। आप किस तरह की बातें में, किस तरह की चीज़ों में जी रहे हैं हम सब लोग? हम लोग की प्रॉब्लम्स क्या हैं? जॉब की, अनएम्प्लॉयमेंट, पानी, बिजली, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, हेल्थ रेट, कोरोना, जो इतने केसेस राइज हो रहे हैं, क्या उन चीज़ों के बारे में कोई सोच के गंभीर हो रहा है? जब उन चीज़ों पर चर्चा ही नहीं होगी तो लगेगा देश में कुछ हो ही नहीं रहा है। अगर इतनी अच्छी हालत होती तो क्या स्कूल नहीं ओपन हो जाते, हमारे कॉलेज नहीं ओपन होते, बाकी सारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चालू नहीं होती? तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट के लिए है कि व्हाट इज़ हैपनिंग टू सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री, लोगों के साथ क्या हो रहा है। इट इज़ पीपल, देयर हेल्थ, देयर वेल बींग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या लिखा है यहाँ पे? साफ साफ लिखा है, ये लोग हैं जिनकी हेल्थ और उनका अच्छा होना और उनकी अच्छी चीज़ें होना, वो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए। बट यहाँ सिर्फ और सिर्फ पूरे मीडिया हाउस में सिर्फ और सिर्फ गंदगी फैलाना, अखबारों में कोई अच्छी चीज़ नहीं आना, हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं? कुछ भी ऐसा अच्छा नहीं है।
विद फैक्ट चीज़ों को देखें और समझें भी। तो बेसिकली क्योंकि टॉपिक ऐसा आ जाता है तो मैं उसको प्रेजेंट टाइम से कनेक्ट कर देता हूँ, और मेरा हमेशा से रहा है कि मैं आपको उन चीज़ों के बारे में बोलूँ, बताऊँ, और आप समझें, अपना एक थिंकिंग उस पर ओपिनियन बनाएं, अनबाइज्ड होके। बाइज्ड नहीं होना है आपको, लोगों की स्टीरियोटाइप सोच से दूर रहना है आपको। ओके, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट। और ज्योग्राफी में भी हमने इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया था। इसमें लिखा है, वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोर फादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम चिल्ड्रंस। अब इस चीज़ का मतलब अगर आप नॉर्मल भाषा में समझे ना, तो कई बार आपको लगता है हम ऐसी दुनिया में नहीं है कि यहाँ हमें बाप के बाद मिला, दादा के बाद मिला, तो हमें सब मिलता ही चला जा रहा है, हमें अपने पूर्वजों से मिला है। वी हैव बोरोड इट फ्रॉम चिल्ड्रन, कहते हैं कि ये हमें हमारे बच्चों से बोरो किया हुआ है। अब एक छोटे से सेंटेंस को अगर आप समझने की कोशिश करें कि हमें जो मिलता है वो हमें ऊपर से मिलता चला आता है, और नेक्स्ट आपके जाने के बाद हम औरों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। रिसोर्सेज, आप और हम सिर्फ कपड़े, पैसे, मोबाइल, व्हाट्सअप स्टेटस और इकोनॉमिक की बात करते हैं, सिर्फ पैसा होना चाहिए। बाकी एक लिटरली अर्थ में कहा जाए कि हम पढ़े लिखे हैं, कि हम अपनी कंट्री की वाटर, लैंड रिसोर्सेज और अदर चीज़ों के बारे में सोचते हैं, हम अपनी फैमिली और अपने जो छोटे भाई बहन उनके लिए क्या छोड़ के मैसेज दे के जाना चाहते हैं, इन चीज़ों के बारे में कोई नहीं सोचता है। वो किसी भी तरह से वो पढ़ाई किसी काम की नहीं है। पढ़ाई को इस तरह से जोड़ा जाए कि वाकई में आपको जो मिला है, जो चीज़ें आप यहाँ देखते हुए, प्रॉब्लम्स को देखते हुए उनको सॉल्व भी कर सकें। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट उसी की कहानी है। देखें आप ज़रा, सपोज फॉर द प्रेजेंट दैट अ पर्टिकुलर कंट्री इज़ क्वाइट डेवलप्ड। आप सपोज कीजिए प्रेजेंट टाइम में कोई कंट्री है वो बहुत डेवलप है। वी वुड सर्टेनली लाइक दिस लेवल ऑफ डेवलपमेंट टू गो टू फर्दर और एटलीस्ट बी मेंटेन फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो वहाँ एक चीज़ ये कही जाती है कि सर्टेनली हमें इस तरह का डेवलपमेंट और लेवल करना पड़ता है कि जब हम आगे बढ़ें और मतलब कम से कम वो चीज़ मेंटेन रहें फ्यूचर जनरेशन के लिए। मतलब आप मेरी चीज़ समझ पा रहे हैं? अगर रिसोर्सेज को हमने डेवलप इस तरह से किया है और आगे के भविष्य के बारे में हम सोचते हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारी कंट्री, हमारे और लोग, जैसे हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए सोचा, वो हमारे लिए बहुत कुछ करके गए, ऐसे ही जब हम अपने लिए सोचते हैं तो लीस्ट मतलब डेवलपमेंट आप करें और आगे की बात अगर आप सोचें तो लीस्ट मी मेंटेन, मतलब वो कम से कम मेंटेन तो कर सके अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए, वरना हम उनके लिए कुछ छोड़ के ही नहीं जाएंगे, उनको एक सिर्फ बहुत प्रॉब्लम से भरी हुई दुनिया ही दे जाएंगे। और दिस इज़ ऑब्वियसली डिज़ायरेबल, और ऐसा होना भी चाहिए। However, since the second half of the 20th century, number of scientists have been warning that the present type and level of development are non-sustainable. सब ने कहा है, हाँ, सब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने वार्निंग भी दी, कहा भी है। आपको अंदाज़ा है आज के टाइम पे कि, पहले मैं इस लाइन को ख़त्म करूं फिर आपको समझाता हूं। उन्होंने ये चीज़ वार्न किया कि जिस तरह सा ये लेवल जो आपके डेवलपमेंट का हो रहा है सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल मतलब जो चीज़ आप एग्जॉस्ट कर रहे हैं वो फ्यूचर के लिए और पास्ट के बीच का एक ब्रिज का काम नहीं कर सकती। मतलब पास्ट में आपने इतना किया कि आज प्रेजेंट आपका खतरे में है, फ्यूचर तो आपका एक्सटेंट हो जाएगा। तो सस्टेनेबल मतलब कोई चीज़ सस्टेन रहे, बनी रहे, और उस चीज़ को आप फ्यूचर जनरेशन के लिए भी छोड़ सकें। उन रिसोर्सेज को आप इस तरह से कीजिए कि आप किसी भी अदर क्लाइमेट एक्टिविटी का, जोग्राफिकल कंडीशंस का लोगों को खतरे में न डालें। जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी आपने 8th में पढ़ा। तो अब जब आज की बात करें तो चाइना में बाढ़ से बुरे हालात हैं। इंडिया में केरला, कर्नाटका से लेके बॉम्बे, गुजरात, बंगाल कहीं की बात करें, ब्लड बाढ़ के हालात हैं। इजिप्ट की बात करें तो इजिप्ट में वो जो डैम, इजिप्ट और जो सूडान है वो इथियोपिया पे जो डैम बन रहा है नाइल नदी पे, उसके लिए बवाल कर रहे हैं। ठीक है, चाइना उधर ताइवान और हांगकांग में बवाल कर ही रहा है। अमेरिका में हाथापाई है ही, और रशिया कुछ नई चीज़ें में लगा हुआ है। और बेलारूस में एक बार दोबारा से, बेलारूस बेटा एक कंट्री है रशिया के पास, वहाँ 1992 के बाद से एक ही आदमी राष्ट्रपति बनता है चुनाव में धांधली करके, बार बार एक ही आदमी जीत जाता है। अब वहाँ पे लोग सड़कों पे हैं, वहाँ बुरी हालत की हुई है। रिसेंटली आपने देखा बेरूत में इतना बड़ा बम धमाका हुआ। अगर मैं एग्जामाइन करके, हाँ, श्रीलंका में एक ही घर के सारे लोग, वहाँ प्राइम मिनिस्टर हैं, राष्ट्रपति हैं, खेल मंत्री हैं, सारे लोग हैं।
पूरी दुनिया के अगर एक छोटा सिनेरियो मैंने अगर आपको पेश किया हो यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका और एशिया में, तो आप देखेंगे कहीं भी शांति नहीं है। वो चाइना जो ये कहता था कि जो ये थ्री गॉर्जेस डैम है, थ्री गॉर्जेस, गॉर्जेस मतलब 3 घाटियों पे जो डैम बनाया है यांगसी नदी पे, दुनिया का सबसे बड़ा और ऊंचे बांधों में से एक, अब वहाँ बाढ़ के हालात ऐसे हैं कि यही डैम अब उनके लिए मुसीबत बना हुआ है। वहाँ 1300 ज़्यादा से ज़्यादा गाँव, 10 से ज़्यादा बड़े शहर वहाँ खतरे में हैं। और फिर वहाँ पे येलो रिवर का जो फ्लड का पानी है वो भी वहाँ बढ़ता जा रहा है, वहाँ बुरे हालात हैं, कोरोना से वैसी हालत है। हम अगर मैं पूरे इस 2 मिनट की बताई हुई बातों को अगर मैं आपके सामने पेश करूं तो मैं कहूं कि बेटा सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट कहाँ है हमारे पास, हम कैसा डेवलपमेंट कर रहे हैं पूरी दुनिया में, कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं पानी के लिए, हम लड़ाई लड़ रहे हैं हर चीज़ों के लिए, और डैम और वो सब चीज़ बनाने के बाद आप फिर भी एक दूसरे के लिए एक सुख शांति पैदा नहीं कर पा रहे। होल वर्ल्ड इज़ अ बुलशिट नाउ, एक शिट प्लेस बना हुआ है। ये कैसा डेवलपमेंट है? आपने ऐसा क्या डेवलपमेंट किया कि आप कोरोना ले आए, और अब आप कैसा डेवलपमेंट करेंगे कि आप इस महामारी से दुनिया को बचाएंगे और लोगों को सामने नॉर्मल लाइफ जीने के लिए कहेंगे? ये हमारी उम्मीदें, हमारे एक्सपेक्टेशन, हमारे अंदर का जो लालच है, ग्रीड है, ये हमें मार रहा है। इस चीज़ को लेकर मैंने आपको एक छोटी सी वैसे एक ब्रीफ में स्टोरी सुनाई। ओके, जैसे पहला, अब एक एग्जाम्पल के जरिए आप पढ़ेंगे वाटर ग्राउंड वाटर इंडिया में वो किस हालात में है। एक डायग्राम के दिखाने की कोशिश की गई है और आप देख सकते हैं कि यहाँ तक तो पानी है लेकिन नीचे फिर सूखी चट्टानें हैं, इसका मतलब पानी का लेवल वहाँ रहा नहीं है। अब ये ओवर यूज्ड है, कैन देयर बी डेवलपमेंट विद ओवर यूज़, ये क्वेश्चन हैं, ये आप किया करो। मैंने लास्ट टाइम भी दिया था और हम आज भी आपसे कहेंगे कि ये चीज़ें आप करें। आपको सिर्फ ये पढ़ना है और आंसर देना है। कुछ थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उस पर देख के पढ़ के आपको अपनी राय दे के कुछ 3-4 पॉइंट लिखने होते हैं। एविडेंस मिले हैं ग्राउंड वाटर जो इंडिया में सीरियस थ्रीट में है, कई पार्ट्स कंट्री में जो 300 डिस्ट्रिक्ट हैं वो वाटर लेवल में डिक्लाइन हुआ है 4 मीटर से ज़्यादा पिछले 20 साल में, यानी कि हर साल हमने 1 मीटर पानी नीचे ले गए। अब आप सोच के देखो 1 मीटर होता कितना है, इतना पानी हर बार नीचे जा रहा है, और 4 मीटर तो बहुत होता है। नियरली 1/3 ऑफ द कंट्रीज ओवर यूजिंग देयर ग्राउंड वाटर रिजर्व। हर घर में समर लग गई है, पानी फैला रहे हैं, गाड़ी धो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बस पानी फैलाना है, क्योंकि हमें उस चीज़ से दर्द नहीं हो रहा है, क्योंकि हम उन चीज़ों के प्रति अवेयर नहीं है। इस तरह से ओवर यूज़ हो रहा है 1/3 पानी। तो अनदर 25 ईयर्स में 60% जो वाटर होगा ना वो इस जो हालत में है, अगर इसी हिसाब से हम कंटिन्यू करते रहे उसको यूज़ करना, ग्राउंड वाटर जो है फिर प्रॉस्परली सबसे ज़्यादा यूज़ होता है पंजाब वेस्टर्न यूज़ में, हार्ड रॉक्स पैटर्न प्लेट्यू में, साउदर्न इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में एग्रीकल्चर के लिए। और जो अर्बन एरियाज़ में सेटलमेंट हो रहा है फिर वहाँ पे, जब आप अर्बन एरिया सेटलमेंट करेंगे तो नहर, नाले, नदियाँ तो गायब कर ही रहे हैं, वरना चेन्नई में सूखा पड़ रहा है, बेंगलुरु में बाढ़ आ रही है, मुंबई में बाढ़ आ जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि यही सिनेरियो रहा तो अगले 25 सालों में 60% कंट्री जो होता है इसी तरह से करती रही तो हमारे सोर्स जो हैं इसी तरह से एक्सटेंट होते जाएंगे, नहीं रहेगा हमारे पास कुछ भी। तो ये बात की थी उसी चीज़ के लिए, रिन्यूएबल रिसोर्स की। तो ग्राउंड वाटर रिन्यूएबल सोर्स का ही एग्जांपल है, उसे आप रिप्लेस कर सकते हैं नेचर जैसे क्रॉप्स और प्लांट के केस में भी, और ये रिसोर्स जो है ओवर यूज होते ही होते हैं। अगर ग्राउंड वाटर को आप देखें तो जो रेन वाटर है उसको आप यूज़ हम नहीं कर पाते हैं, वो सिर्फ बह के तालाबों नदियों से होते समुद्र में वापस चला जाता है। अगर हम उसको हार्वेस्ट करना शुरू करें, इंडिया में एक मॉडल बनाया जाए कि नहीं रेन हार्वेस्ट प्रोग्राम ही बनना चाहिए, और ज़मीन में उसका लगभग सिर्फ 20% 30% पानी भी अगर हम पहुँचा दें तो हमारे यहाँ उस तरह की समस्याएँ कभी नहीं रहेंगी। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स भी होते हैं, वो एग्जॉस्टेड हो जाएंगे कुछ सालों के बाद में, ठीक है। और इन चीज़ों का सबसे अच्छा एग्जांपल आप समझें एग्जांपल नंबर 2 में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका एग्जॉशन। ये क्रूड ऑयल के रिज़र्व की बात है, डेटा की बात है, और ये आप देखें ये कंट्री का है मिडिल ईस्ट, जो कि एशिया की बात हो रही है, यूएसए की बात हो रही है और पूरी दुनिया की बात हो रही है। तो उसमें कहा जा रहा है कि ये 2013 का रिज़र्व है मिडिल ईस्ट के पास, अमेरिका के पास, वर्ल्ड के पास, और कितने साल तक ये रिज़र्व रहने वाला है, तो मिडिल ईस्ट में कुछ इतने साल। अगर इस डेटा की बात की जाए तो ये डेटा 2014 का है, रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी का।
अब 6 साल और कम होगा, तो 6 साल में इस पूरे रिसोर्सेज में, इस क्वांटिटी में बेटा कमी आई होगी। तो 6 साल और कम कर दीजिए तो ये 72 ईयर्स में रह जाएगा, अमेरिका में सिर्फ 6 साल का रह जाएगा। और ये उस चीज़ का डेटा है कि जब इस टाइम पे वहाँ पे 2014 में खपत जो थी क्रूड ऑयल की वो दुनिया में कैसी है उसके अकॉर्डिंग। अगर खपत बढ़ी है, गाड़ियाँ बढ़ती जा रही हैं, मोटरसाइकिल व्हीकल्स हर चीज़ बढ़ रही है, तो ओवर जब यूज़ होगा तो इस चीज़ को आप 2020 से अगर कंपेरिजन करें तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ 6-6 साल के गैप में ही कमी है, वो मे बी बहुत ज़्यादा टाइम भी रह सकता है। और जो दुनिया में होगा वो लगभग 47 ईयर्स के लगभग का जो है तेल रह जाएगा। जब आप बूढ़े हो रहे होंगे तो आप शायद वॉर देखेंगे इस दुनिया में, हम भी होंगे या आप होंगे तो हम वॉर देखेंगे इस चीज़ के लिए। हो भी रहा है, हर जगह हालात ख़राब है। ओके, तो क्रूड ऑयल की बात की जाए बेसिकली तो वही क्वेश्चंस आ जाते हैं छोटे छोटे जो आपको करने हैं। और ये छोटा सा एग्जांपल है, जो मैंने समझाने की कोशिश की है उसी को समझाया है। वो ये है कि कितने ईयर्स में स्टॉक जो है रहेगा, और लोग जो रहे प्रेजेंट रेट से अगर इसी तरह से चला तो इतना टाइम है। अगर प्रेजेंट टाइम में रेट और हैवी है क्रूड ऑयल को यूज़ करने की तो स्टॉक और भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। रिज़र्व जो है 53 ईयर्स और मोर्स के लिए रह जाएगा। ये पूरी दुनिया के लिए भी है, डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट सिचुएशंस में है। जैसे इंडिया में हम इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि हमारे पास खुद के स्टॉक बहुत कम है। तो जब ऑयल प्राइस बढ़ेंगे तो बर्डन हर किसी बढ़ेगा ही। और जो यूएसए जैसे कंट्री है उनके पास तो बहुत कम रिजर्व है, तो वो भी अपने मिलिट्री इकोनॉमिक पावर के दम पे इराक, ईरान में देखो ना, वो सुलेमानी को मार दिया, ये सब चीज़ें अमेरिका करता ही रहता है। वो अमेरिका कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। वो ट्रम्प अंकल तो एकदम बकवास अंकल है। यहाँ इंडिया में उन बहुत तारीफ़ होती है, ऐसा कुछ नहीं है। हर कोई अपनी इकोनॉमी को लेकर बढ़ना चाहता है, हमें अपने अकॉर्डिंग बढ़ना चाहिए। ना चाइना दुश्मन है ना अमेरिका दोस्त है, कोई दोस्त दुश्मन नहीं है। ये वही अमेरिका है जो 1965 और 1999 तक लेके इंडिया के हमेशा खिलाफ रहा, पाकिस्तान का साथ देता रहा। तो आज जब अमेरिका को चाइना हिट कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग और सब चीज़ों से लेके, तो चाइना को दुश्मन बना के अमेरिका अपनी चीज़ों को बस सिर्फ और सिर्फ संभालने की कोशिश कर रहा है, सारे कंट्री मेरा साथ दें, जबकि वहाँ ट्रम्प अंकल सिर्फ और सिर्फ बेहुदा बातें करते हैं। तो क्वेश्चन वही है कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट जब रेज होता है फंडामेंटली न्यू इशू ले आता है नेचर के लिए और प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट के लिए। तो ये क्वेश्चंस हैं आपके लिए, आपको करने हैं। 4 क्वेश्चंस तो आपके लिए हो ही गए। तो मुझे लगता है ये चैप्टर हमने फिनिश किया है आज बहुत अच्छे से, फुल टाइम दे के। कॉन्सिक्वेंसेज और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के हैं वो भी मतलब स्टेट बाउंड्री से परे हैं। जैसे मैंने भी आपको सूडान, इजिप्ट और इथोपिया की बात की, तो ये जो इसने बोला है ना, डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल स्टेट बाउंड्रीज, ये बेटा इसलिए बोला है क्योंकि इथोपिया, ये रिसेंटली कहानी है, बहुत पुरानी नहीं है। इथोपिया जो है नाइल नदी पे एक डैम बना रहा है, सॉरी इथोपिया जो नाइल रिवर जो है इथोपिया, सूडान और इजिप्ट और मैनी अदर कंट्रीज होकर निकलती है। तो इथोपिया नॉर्थ की तरफ है, तो वहाँ एक डैम बना रहा है जिससे कि वहाँ बिजली पैदा हो सके। और इथोपिया में बिजली की हालात बहुत बुरे हैं, और इथोपियन लोगों को बिजली मिलेगी तो वहाँ खुशी का माहौल है। लेकिन वो पानी सूडान और इजिप्ट में भी जाता है। अब नदी तो अपना रास्ता खुद तय करके गई नहीं होगी, वो तो नेचर की तरफ से जैसी बनी है वैसी है। तो इजिप्ट जो है वो धमकी देता है, सूडान भी है ही, तो मे भी कुछ वॉर हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कहने का मतलब यही है कि वो रिस्पेक्ट नेशन और स्टेट बाउंड्रीज़ की है ही नहीं। ये इशू बहुत ज़्यादा नेशनल लेवल पे भी पहुंच जाता है। आवर फ्यूचर इज लिंक टुगेदर, और इसी से हमारा भविष्य जुड़ा है। जब कभी रिसोर्सेज को लेके इंडिया पाकिस्तान में झगड़ा हुआ, तो झगड़ा आज भी 73-75 साल बाद जारी है। तो वो हमारी चीज़ें जो है फ्यूचर जनरेशन को लिंक कर देती हैं। Sustainability of development is compared to a new area of knowledge in which scientists, economists, philosophers and social scientists are working together. Sustainable development की बात की जाए तो एक नया एरिया है नॉलेज के लिए, साइंटिस्ट के लिए भी, इकोनॉमिस्ट क्योंकि वो इन्वायरमेंट, फिलोसफर हर तरह की चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये सारे लोग बात कर रहे हैं ताकि कंट्री में हर तरह से आपस में मेल जोल हो, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पे अच्छे से वर्क हो और लोग जो है खुशहाल ज़िंदगी जिए। लेकिन ये चीज़ कम है। और जनरल क्वेश्चन ये है, डेवलपमेंट प्रोग्रेस पेरेनियल, मतलब कहते हैं कि ज़रूरी भी है लेकिन कितना ज़रूरी है, क्वेश्चन खड़ा कर देती है कई बार। किस तरह से? एट ऑल द टाइम्स अ मेंबर ऑफ सोसाइटी एंड इंडिविजुअल्स वी नीड टू आस्क वेयर वांट टू गो। हम एक दूसरे से पूछते हैं हम कहाँ जाना चाहते हैं, मतलब डेवलपमेंट कहाँ तक किस तरह का करना चाहते हैं, व्हाट वी विश टू बिकम एंड व्हाट अवर गोल्स आर, हम क्या बनना चाहते हैं और हमारे गोल्स क्या हैं।
सो द डिबेट ऑन डेवलपमेंट कंटिन्यूज। तो इस तरह की डिबेट जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हमेशा जारी है, आगे भी रहेगी। तो ये एक बहुत अच्छा चैप्टर था आपके लिए, मैंने कई पार्ट्स में इसको ख़त्म किया है। और ये छोटी छोटी क्वेश्चंस होते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस तरह क्वेश्चन एक डेटा बेस्ड बहुत सारे आने लगे हैं और ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिए होते हैं, और ये चीज़ें ज़रूरी हैं आपके लिए समझना। देखिए जैसे यहाँ पे ये एक स्टेटमेंट दिया है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिया है, ऐसी डेटा आता है, ये भी इस तरह से आते हैं बहुत सारी चीज़ें एग्ज़ाम में। तो कोशिश किया करें कि आप कम से कम अपनी इन क्वेश्चंस को कम से कम कर सकें। वैसे तो हम एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा देते नहीं हैं, बट फिर भी कोशिश करते हैं कि आपको अंदर से कुछ और भी बेहतरीन दे सकें। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर, एंड tomorrow we will be together with a new topic. Okay, thank you class, have a nice day.